नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नरेंद्र यादव सिरियानी में। दोस्तों, शिक्षक भर्ती ग्रेड थर्ड लेवल सेकंड 6 से 8 सामाजिक अध्ययन की अपनी ऑनलाइनर पुस्तक के माध्यम से हम ज्योग्राफी का सॉल्यूशन करवा रहे हैं। और दोस्तों, इससे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न बैंक जो अपना आया था उसके माध्यम से हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स का हमने पूरा सॉल्यूशन करवाया था। और ये जो वीडियो है ये लास्ट टाइम की आपकी तैयारी आपके रिविजन के उद्देश्य ही बनाए जा रहे हैं, ताकि कम टाइम के अंदर आप लास्ट टाइम के अंदर सारी वीडियो अगर आप एग्जाम में सुन के जाओ तो आपको जो करते हो आपको एग्जाम के अंदर फ़ायदा मिले। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम अपने वीडियो पे आते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें। चलो हम स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1, आज का हमारा टॉपिक है चक्रवात और प्रतिचक्रवात। पहला प्रश्न है, चक्रवात की उत्पत्ति कैसे होती है? दो भिन्न वायु राशियों के मिलने से, यानी शीत और उष्ण वायु राशि जब आपस में मिलती हैं तो चक्रवात की उत्पत्ति होती है। यानी कि भिन्न वायुदाब के कारण होती है। जब दो जगह वायुदाब में अंतर होता है तो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर हवाएं चलने लगती हैं, इसी से चक्रवात की उत्पत्ति होती है। अगला प्रश्न है, मध्य अक्षांशों में प्रतिचक्रवातों की उत्पत्ति कब होती है? तो ये उत्पत्ति होती है चक्रवातों की समाप्ति के बाद। दोस्तों, पहले हम ये समझते हैं कि मध्य अक्षांश में प्रतिचक्रवात, दोस्तों चक्रवात है वो उष्ण कटिबंध क्षेत्र में भी उत्पन्न होते हैं और साथ में शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में भी। जबकि जो प्रतिचक्रवात है ये उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी में, साथ में दोनों ध्रुवीय क्षेत्रों के अंदर इनकी उत्पत्ति होती है। अगला प्रश्न हमारा, चक्रवात में वायुदाब। चक्रवात में वायुदाब की स्थिति क्या होती है भाई? चक्रवात में केंद्र के अंदर निम्न वायुदाब होता है और केंद्र के बाहर उच्च वायुदाब रहता है। यानी कि इसमें हवाएं उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं, यानी एक जगह निम्न वायुदाब का क्षेत्र बना हुआ है और उसकी तरफ चारों साइड से हवाएं हैं वो आकर्षित होती हैं, उसकी तरफ चलना स्टार्ट करती हैं। ठीक है, और फिर जैसे आके आपस के अंदर सारी हवाएं टकराती हैं तो फिर वो गोल गोल घूमती हैं और इसे चक्रवात की उत्पत्ति होती है। लेकिन बीच में निम्न वायुदाब का केंद्र ही बना रहेगा। अगला प्रश्न है, प्रति चक्रवात में वायुदाब कैसा होता है? तो भाई प्रति चक्रवात में केंद्र में उच्च वायुदाब होता है और बाहर की ओर परिधि की ओर बाहर की ओर निम्न वायुदाब होता है और हवाएं केंद्र से और बाहर की ओर चलती हैं। और अक्सर प्रति चक्रवात के अंदर बारिश नहीं होती है। अगला प्रश्न है, चक्रवात के अंदर पवनें चलती हैं बाहर से केंद्र की ओर, जबकि प्रति चक्रवात में पवनें चलती हैं केंद्र से केंद्र से बाहर की ओर, यानी केंद्र में उच्च वायुदाब होता है और बाहर की ओर हवाएं चलती हैं। अब देखो, महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। पहली बात तो प्रश्न ऐसा आएगा कि चक्रवात के संबंध में निम्न में से असत्य कथन है। ठीक है, तो उसके बारे में 5-4 स्टेटमेंट दे देंगे। उनमें एक स्टेटमेंट ये भी मिलेगा कि चक्रवात में पवनों की दिशा कैसी होती है, कहाँ से कहाँ होती है। तो दोस्तों, चक्रवात में पवनों की दिशा उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिण गोलार्ध में। साथ में प्रति चक्रवात में पवनों की दिशा उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिण गोलार्ध में। 4 फैक्ट याद करने हैं, लेकिन अपने को केवल एक फैक्ट याद करना है और एक फैक्ट के आधार पर अपने को चारों आंसर देने हैं। अपने को केवल एक चीज़ माइंड में करनी है, ठीक है, कि उत्तरी गोलार्ध में चक्रवातों में जो पवनों की दिशा होती है वह घड़ी की सुई के विपरीत होती है। इस एक फैक्ट को याद करना है हमें। चक्रवात और प्रति चक्रवात में से केवल याद करना है चक्रवात, और चक्रवात में भी कहाँ पर? उत्तरी गोलार्ध में। यानी चक्रवात के समय उत्तरी गोलार्ध में पवनों की दिशा कैसी होती है? घड़ी की सुई के विपरीत। ठीक है, अब देखो इसके आधार पे हम ये चारों प्रश्न सोल्व कर देंगे। कैसे कर देंगे? दो बातें माइंड में रखनी है। एक तो उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिण गोलार्ध में विपरीत संबंध होता है, यानी उत्तरी गोलार्ध में जो पवनों की दिशा रहेगी वो दक्षिण गोलार्ध में उल्टी रहेगी, चाहे वो चक्रवात हो या फिर वो प्रति चक्रवात हो। एक बात। दूसरी बात, चक्रवात में और प्रति चक्रवात में पवनों की दिशा उल्टी होती है। चक्रवात में पवनों की दिशा जो रहेगी वह प्रति चक्रवात में उसकी उल्टी हो जाएगी। दो चीज़ याद रखो। अब ठीक है, देखो अब हमने पढ़ा चक्रवात के अंदर उत्तरी गोलार्ध में पवनों की दिशा घड़ी की सुई के विपरीत रहेगी, तो भी दक्षिण गोलार्ध में कैसी रहेगी? दक्षिण गोलार्ध में घड़ी की सुई के अनुसार रहेगी। ठीक है, अब अगर प्रति चक्रवात की बात करें हम, तो हमने याद कर लिया कि चक्रवात में उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत है, तो भाई प्रति चक्रवात में उत्तरी गोलार्ध में रहेगी घड़ी की सुई के अनुसार और दक्षिण गोलार्ध में रहेगी घड़ी की सुई के विपरीत। यानी कि एक याद कर लेना है कि चक्रवात में पवनों की दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत रहती है, फिर उसके अकॉर्डिंग प्रति चक्रवात में उल्टा कर दो और दक्षिण गोलार्ध में भी उल्टा कर दो। अगला प्रश्न हमारा, चक्रवात में समदाब रेखाएं कैसी होती हैं? अंडाकार होती हैं, गोलाकार भी होती हैं, जबकि प्रति चक्रवात के अंदर गोलाकार और वी आकार की होती हैं। पर अब अगला प्रश्न हमारा, चक्रवात और प्रति चक्रवात में कौन ज़्यादा विस्तृत होते हैं? दोस्तों,
यहाँ पर हमें दो प्रकार का कंपैरिजन करना है। चक्रवात भी दो प्रकार के होते हैं, उष्णकटिबंधीय चक्रवात और शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात। इन दोनों में भी अंतर करना है और साथ में चक्रवात और प्रति चक्रवात में क्या अंतर होता है वो भी हमें देखना है। तो चक्रवात और प्रति चक्रवात में प्रति चक्रवात ज़्यादा विस्तृत होते हैं, ज़्यादा लंबे चौड़े क्षेत्र पर फैले हुए होते हैं, जबकि चक्रवात है वो छोटे क्षेत्र के ऊपर होते हैं। चक्रवात में बारिश होती है, जबकि प्रति चक्रवात में सामान्यतः साफ आसमान, साफ वायुमंडलीय दशाएं पाई जाती हैं। अब देखो, अगला प्रश्न है चक्रवात के आगमन के समय मौसम कैसा होता है, यानी क्या वहाँ पर वायुमंडलीय दशाएं होती है चक्रवात के आगमन से पूर्व। एक तो भाई आसमान के अंदर श्वेत में की लंबी पट्टी दिखाई देगी, बिल्कुल पतली लेकिन लंबी पट्टी दिखाई देगी आसमान में। एक चंद्रमा और सूर्य के चारों ओर उस समय प्रभामंडल स्थापित हो जाएंगे, ठीक है। एक वायुमंद पड़ने लगती है, यानी वायुमंद पड़ जाएगी क्योंकि निम्न वायुदाब का क्षेत्र रहेगा ना, तो वायुमंद पड़ जाएगी, तापमान बढ़ेगा, और तापमान बढ़ेगा तो वायुदाब घटेगा। भाई निम्न वायुदाब का क्षेत्र है वहाँ पर, तो वायुदाब घटेगा, तापमान बढ़ जाएगा, वायुमंद पड़ने लगेगी, यानी कि तूफान से पहले की शांति वाली स्थिति है। और आकाश के अंदर सबसे पहले पक्षाघ मेघ दिखाई देंगे, तो ये चक्रवात के आगमन के समय वहाँ का मौसम हो जाता है। जबकि ऐसी स्थिति प्रत्येक चक्रवात में बिल्कुल भी नहीं बनती है। अब हम बात करेंगे अधिकांश वर्षा चक्रवात के किस भाग में होती है। तो दोस्तों, जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि चक्रवात के अंदर मध्य के अंदर निम्न वायुदाब होता है, और उस निम्न वायुदाब के चारों ओर हवाएं तेजी से घूमती है और चक्रवात की उत्पत्ति होती है। तो वो हवा, वो जो भंवर बनता है, चक्रवात बनता है, जैसे अपने यहाँ रेगिस्तान के अंदर बबूले बनता है ना, वो भी यही होता है, छोटा चक्रवात का रूप है। उसके अंदर निम्न वायुदाब की हवाएं आती हैं और उस खाली क्षेत्र को भरने के लिए उसके चारों तरफ वो चक्कर लगाती हैं और गोल गोल घूमती हैं। सेम ऐसे ही होता है कहाँ पर, समुद्र के अंदर, लेकिन वो बड़े क्षेत्र में होता है, उसे चक्रवात कहते हैं। तो इसमें बीच के अंदर निम्न वायुदाब का भाग रहेगा, ठीक है। हवाएं चारों तरफ घूमेंगी, बड़ा रूप धारण कर लेगा चक्रवात, फिर वो एक दिशा के अंदर आगे बढ़ता है। तो सर्वाधिक बारिश चक्रवात के अग्रभाग के अंदर होती है, ठीक है। जब अग्रभाग आगे चला जाएगा तो उसके बाद में जो कम वायुदाब का क्षेत्र पहले देखते हैं उसको क्या कहते हैं, तो चक्रवात में जो बीच के अंदर निम्न वायुदाब के क्षेत्र उसे चक्रवात की आंख कहते हैं, ठीक है। यह उष्ण होता है, गर्म होता है और शांत होता है बिल्कुल, और यहाँ पर बारिश बिल्कुल रुक जाती है। अब हमें एक पर्सन यहाँ पर क्या याद करना है कि चक्रवात के अंदर निम्न दाब का क्षेत्र है, बिल्कुल बीच में नहीं होता, थोड़ा सा पीछे हटके होता है। अगर एग्जाम में बिल्कुल एकदम सामान्य सी बात आए कि चक्रवात का जो मध्य भाग होता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं चक्रवात की आंख। और चक्रवात की आंख कहाँ होती है, चक्रवात के मध्य में होती है। लेकिन प्रश्न अगर ज़्यादा गहराई से आए तो ऑप्शन अगर दो चिन्ह अगर एक जैसे दे दें तो इसके अंदर हमें यह ध्यान रखना है कि चक्रवात की आंख है या निम्न वायुदाब है वो थोड़ा सा पीछे हटके होता है। अगला प्रश्न है चक्रवात का पृष्ठ भाग यानी पीछे वाला भाग कैसा होता है। तो दोस्तों, आगे वाले भाग में भारी बारिश होती है, चक्रवात के अग्र भाग में सर्वाधिक बारिश होती है। फिर उसके बाद में जैसे ही अग्र वाला भाग आगे निकल जाएगा, मध्य वाला भाग आएगा, वो चक्रवात की आंख कहलाता है, वहाँ पर बारिश बिल्कुल रुक जाती है, ठीक है। फिर वो भाग आगे निकल जाएगा तो पृष्ठ वाले भाग में फिर दोबारा से बारिश स्टार्ट हो जाएगी, और पृष्ठ भाग हमेशा ठंडा रहेगा क्योंकि आगे वाले भाग ने भारी बारिश कर दी। तो बिल्कुल एकदम स्वाभाविक सी बात है कि पीछे वाला भाग है वह हमेशा ठंडा रहेगा, जबकि चक्रवात की आंख उष्ण और शांत होती है। अगला प्रश्न है चक्रवात कितने प्रकार का होता है। चक्रवात दो प्रकार के होते हैं, उष्णकटिबंधीय चक्रवात और शीतोष्ण, और साथ में शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति होती है वह कर्क और मकर रेखा के बीच में उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में होती है, जबकि शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति लगभग 66.5 डिग्री के आसपास होती है। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहाँ उत्पन्न होते हैं, प्राय जल पर होते हैं, क्योंकि उष्ण कटिबंध के आसपास का जो क्षेत्र है अपने ग्लोब के ऊपर वो अधिकांशतः महासागरों के अंदर स्थित है। इसलिए उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति का प्रश्न आए तो वो अक्सर जल के ऊपर होते हैं, जबकि शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति जल पर भी होती है और स्थल पर भी। दोस्तों, ये अंतर है दोनों के, ये अंतर मैं एक साथ बाद में आपको फिर बता दूंगा। तो एक तो पहला अंतर यही है कि उष्ण कटिबंधीय चक्रवात प्राय जल पर होते हैं, जबकि शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति जल पर भी होती है और स्थल पर भी होती है। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात में समताप रेखाएं होती हैं गोलाकार, जबकि शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात में वी आकार की होती हैं। एक ये अंतर हो गया किसमें, समताप रेखाओं में, गोलाकार और वी आकार की। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात में दाब का जो अंतर होता है, वायुदाब का अंतर, वो बहुत ज़्यादा होता है, इस वजह से ये भीषण होते हैं, शक्तिशाली होते हैं। जबकि शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात में दाब का जो अंतर होता है वो ज़्यादा नहीं होता, इसलिए ये कम शक्तिशाली होते हैं। उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की स्पीड बहुत तेज होती है, छोटे क्षेत्र में होते हैं ये, लेकिन स्पीड बहुत तेज होती है, 32 से 200 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड होती है। जबकि शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात का क्षेत्र व्यापक होता है, लेकिन इनकी जो वायु की गति होती है इसके अंदर वो मात्र 25 से 65 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, एक इनकी गति का अंतर है।
हम पढ़ रहे हैं उष्ण और शीतोष्ण कटिबंध में अंतर, फिर हम पढ़ेंगे चक्रवात प्रति चक्रवात में अंतर। तो उष्ण कटिबंध और शीतोष्ण ये जो कटिबंध चक्रवात है, इसमें यही अंतर है कि एक तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, ये व्यापक क्षेत्र में नहीं होता, छोटे क्षेत्र में होता है, जबकि शीतोष्ण व्यापक क्षेत्र में। उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात है वो केवल जल भाग के ऊपर प्राय उत्पन्न होते हैं, जबकि शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात जल और थल दोनों पे होते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात में समदाब रेखाएं गोलाकार होती हैं, जबकि शीतोष्ण कटिबंध के अंदर वी आकार की होती है। उष्ण कटिबंध जो ये अपने चक्रवात होते हैं, इनके अंदर वायु की गति तेज होती है, 32 से 200 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, जबकि शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात में 25 से 60 किलोमीटर होती है। व्यास की बात की जाए तो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात का व्यास 80 से 320 किलोमीटर होता है, यानी कि छोटे क्षेत्र में होता है, जबकि शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात का व्यास 920 से 1040 किलोमीटर होता है, यानी ये विस्तृत क्षेत्र में फैले हुए होते हैं। जबकि अगर प्रति चक्रवात की बात की जाएगी, वो इनसे भी विस्तृत होते हैं। अगला प्रश्न हमारा उष्ण, अगला अंतर है उष्ण चक्रवात है वो पूर्व से पश्चिम की ओर चलते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये व्यापारी पवन वाला क्षेत्र है ना, तो पूर्व से पश्चिम की ओर, जबकि शीतोष्ण क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले जो अपने चक्रवात हैं वो पश्चिम से पूर्व की ओर चलते हैं। क्यों? क्योंकि ये पश्चिम हवा के प्रभाव में आते हैं। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात में वर्षा है वो तीव्र होती है, मूसलाधार होती है, लेकिन कम समय के लिए होती है, जबकि शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात में धीमी होती है और कई दिन तक होती है। दोनों का अंतर बहुत महत्वपूर्ण है, एक प्रश्न यहीं से बन जाएगा इसमें से। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात हैं ये गर्मी के मौसम में ज़्यादातर उत्पन्न होते हैं, जबकि शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात हैं ये शीत ऋतु में उत्पन्न होते हैं। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है, इनके अंदर जो चक्रवात की आंख होती है केंद्र, वहाँ पर वर्षा रुक जाती है, जबकि शीतोष्ण कटिबंध चक्रवात हैं ये बहुत बड़े क्षेत्र में विस्तृत होते हैं, तो यहाँ पर कहीं पर भी कोई ऐसा क्षेत्र नहीं आता जहाँ पर वर्षा रुक जाए। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहाँ उत्पन्न होते हैं? कर्क और मकर रेखा के बीच में, ठीक है, यानी कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में होते हैं जहाँ पर सूर्य की किरणें तेज पड़ती हैं, सीधी पड़ती हैं, जबकि शीतोष्ण जो चक्रवात हैं वह 35 डिग्री से 65 डिग्री के मध्य होते हैं, यानी मध्य अक्षांशों के अंदर इनकी उत्पत्ति होती है। उष्ण चक्रवातों की गति है वो सागरों पर सर्वाधिक होते हैं, लेकिन जैसे ये स्थल भाग से टकराते हैं तो इनके मार्ग के अंदर अवरोध पैदा होता है, घर्षण ज़्यादा होता है स्थल भाग के ऊपर, इस वजह से इनकी गति धीमी हो जाती है। उष्ण चक्रवात की उत्पत्ति का मूल कारण क्या है? संवहनीय क्रियाएं। चूंकि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के अंदर संवहनीय क्रियाएं होती है, डोलड्रम पेटी होती है, संवहनीय क्रियाओं के कारण उष्ण उष्ण चक्रवात की उत्पत्ति होती है, जबकि शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति प्रधानतः दक्षिण गोलार्ध के अंदर होती है। क्योंकि दक्षिण गोलार्ध के अंदर क्या होता है कि स्थल भाग अनुपस्थित होता है, तो यहाँ पर हवाएं हैं उनका घर्षण कम होता है और ये भीषण रूप धारण करते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों में स्पष्ट वाताग्र प्रणालियां होती हैं, जबकि उष्ण कटिबंधीय चक्रवात में स्पष्ट वाताग्र प्रणाली का अभाव होता है, क्योंकि यहाँ पर ये छोटे क्षेत्र में होता है, ये कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। अब देखो 3 प्रकार के अपने जो चक्रवात हैं ये बहुत महत्वपूर्ण, अक्सर प्रश्न एक प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है, टाइफून, हरिकेन और टोर्नेडो और साथ में विली विलीज, इन चारों के स्थान अपने को याद करने हैं। एक पर्सन यहाँ से 100% आने के चांसेस होते हैं। चलो हम देखते हैं। सबसे पहला प्रशांत महासागर और दक्षिण चीन सागर, मैंने हाईलाइट कर रखा है विशेष रूप से इसको, यानी प्रशांत महासागर और दक्षिणी सागर के अंदर उत्पन्न होते हैं तथा उसके आसपास जो क्षेत्र हैं जैसे फिलीपींस द्वीप हुआ, दक्षिणी चीन हुआ, जापान हुआ, इनको प्रभावित करने वाले उष्ण कटिबंधीय चक्रवात क्या कहलाते हैं? एक बात तो याद रखो कि टाइफून, हरिकेन, विली विलीज और टोर्नेडो ये सभी उष्ण कटिबंधीय चक्रवात हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं टाइफून की। टाइफून जैसे नाम से विदित हो रहा है कि ये चाइनीज जैसा नाम लग रहा है, यानी टाइफून जो चक्रवात है इसकी उत्पत्ति प्रशांत महासागर और दक्षिण चीन महासागर में ये इनकी उत्पत्ति होती है तथा ये आसपास के फिलीपींस द्वीप, दक्षिणी चीन और जापान को ये सबसे ज़्यादा इफेक्ट इनके ऊपर डालते हैं। तो ये होगा टाइफून, चाइनीज भाषा जैसा है, यानी कि चाइना साइड में, चाइनीज यानी पूर्व एशिया के अंदर है। दूसरा होगा अटलांटिक, दूसरा होगा हरिकेन। हरिकेन है ये अटलांटिक महासागर और पश्चिम द्वीप समूह, यानी जो मध्य अमेरिका, उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बीच का जो सागर है, कैरेबियाई सागर, मैक्सिको की खाड़ी, यहाँ पर ये इसकी उत्पत्ति होती है, ठीक है। तो अटलांटिक महासागर, पश्चिम द्वीप समूह यानी मध्य अमेरिका के अंदर कह सकते हैं, या फिर इसको मैक्सिको खाड़ी या फिर कैरेबियाई सागर का नाम भी ले सकते हैं, यहाँ पर इनकी उत्पत्ति होती है, इन्हें हम हरिकेन कहते हैं, ठीक है। और जो टोर्नेडो है ये अनेक क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जैसे और इनका जो मुख्य क्षेत्र है वह है उत्तरी अमेरिका की मिसिसिपी नदी बेसिन, यानी कि थोड़ा सा ऊपर है, और अफ्रीका की गिनी तट, मलागासी और पूर्वी अफ्रीका के तट के ऊपर भी इनकी उत्पत्ति होती है। इनको हम टोर्नेडो कहते हैं। महत्वपूर्ण पर्सन टोर्नेडो से संबंधित ही बनता है
पहले हम देख लेते हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ऑस्ट्रेलिया के अंदर उष्ण कटिबंध ये चक्रवात आते हैं, इनको विली विलीज कहते हैं। तो चारों के नाम याद करने हैं। अब देखो चक्रवात, ये जो टोर्नेडो है, इसके बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि ये एनसीईआरटी का फैक्ट है कि किस चक्रवात को समुद्र जल पर जल स्तंभ के नाम से जाना। दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। किस चक्रवात को समुद्र जल पर, यानी कि समुद्र के ऊपर जल स्तंभ के रूप में जाने, यानी जल के रूप में स्तंभ एक ऊंचा खड़ा हो जाता है, जिसको हम टोर्नेडो कहते हैं। तो अगर जल स्तंभ शब्द काम में आ गया तो भी टोर्नेडो देना है, ठीक है। और अगर हाथी की सूंड की तरह सर्पिल अवरोहण यानी भयानक तड़ी झंझा से कभी कभी वायु है वो आक्रामक रूप से हाथी की सूंड की तरह सर्पिल अवरोहण करती है, इसे भी टोर्नेडो, ये भी टोर्नेडो की ही विशेषता है। यानी कि अगर समुद्र के अंदर जल स्तंभ के बारे में पूछे या फिर हाथी की सूंड की तरह सर्पिल आकृति के बारे में पूछे तो आंसर आएगा टोर्नेडो। भारत में उष्ण कटिबंधीय चक्रवात कब आते हैं? तो दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक तो ये मानसून पूर्व में आते हैं, यानी अप्रैल के महीने में आते हैं, और या फिर ये आते हैं मानसून के पश्चात अक्टूबर नवंबर के महीने के अंदर सर्वाधिक चक्रवात आते हैं। और एक प्रश्न और याद करना है कि ये चक्रवात हैं ये बंगाल की खाड़ी में ज़्यादा आते हैं, अरब सागर में बहुत कम आते हैं। बंगाल की खाड़ी में ये चक्रवात सर्वाधिक आते हैं। सर्वाधिक प्रतिचक्र, अब बात करते हैं प्रतिचक्रवात की। देखो हमने पढ़ा चक्रवात हैं वो आते हैं उष्ण कटिबंध के अंदर, और दूसरे आते हैं ये शीतोष्ण कटिबंध के अंदर, ठीक है। जबकि जो प्रतिचक्रवात है दोस्तों याद रखो, चक्रवात हमेशा निम्न वायुदाब क्षेत्र में उत्पन्न होंगे। क्यों? क्योंकि चक्रवात की उत्पत्ति ही निम्न वायुदाब के कारण होती है, जब हवाएं चारों तरफ आकर्षित होते हैं निम्न वायुदाब की तरफ। तो निम्न वायुदाब पेटी कहाँ पाई जाएंगी? एक तो डोलड्रम पेटी अपने कहाँ पर, भूमध्य रेखा के पास, और दूसरी उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी। तो इन दोनों क्षेत्रों के अंदर उत्पत्ति होगी किसकी? चक्रवात की, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात और शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। जबकि जो जो अपनी उच्च वायुदाब की पेटियां हैं, उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी और दूसरी होगी ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी। इन दोनों क्षेत्रों के अंदर प्रतिचक्रवात की स्थिति बनेगी, क्योंकि ये उच्च वायुदाब के क्षेत्र हैं। और उच्च वायुदाब के अंदर क्या होता है कि इसमें क्या बोलते हैं, प्रतिचक्रवात के अंदर बीच के अंदर उच्च वायुदाब होता है और हवाएं बाहर की ओर चलती हैं। दोस्तों याद रखो कि सर्वाधिक प्रतिचक्रवात हैं ये उपोष्ण कटिबंध उच्च वायुदाब वाले क्षेत्रों में आते हैं, साथ में ध्रुवीय उच्च वायुदाब वाले क्षेत्रों में भी आते हैं। भूमध्य रेखा के क्षेत्रों में इनका अभाव रहेगा। प्रतिचक्रवातों में मौसम कैसा रहता है दोस्तों? चूंकि इसमें क्या होता है कि बीच के अंदर केंद्र के अंदर उच्च वायुदाब होता है और हवाएं केंद्र से बाहर की ओर चलती हैं, इसलिए इसके अंदर मौसम साफ होता है, वायु की गति मंद होती है, अक्सर इसके अंदर बारिश नहीं होती है, और इनका जो दिशा और मार्ग होता है वह भी अनिश्चित होता है। और इनके आगमन के ऊपर सूर्य और चंद्रमा की चारों तरफ कोई प्रभामंडल विकसित नहीं होती जैसे उसमें चक्रवात में होते हैं। प्रतिचक्रवात 3 प्रकार के होते हैं। एक तो हो गए शीतल प्रतिचक्रवात, जो ध्रुवीय आर्कटिक क्षेत्रों के अंदर उच्च वायुदाब क्षेत्र में विकसित होंगे। दूसरे उष्ण प्रतिचक्रवात, जो उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब क्षेत्र में विकसित होंगे। और तीसरे हैं अवरोधी प्रतिचक्रवात, जो क्षोभ मंडल के ऊपरी भाग के अंदर वायु में होने वाले अवरोधों के कारण उत्पत्ति जिनकी होती है। अब हम बात करते हैं क्षोभ सीमा के निकट चलने वाली जो तेज गति की पवनें होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं जेट स्ट्रीम। तो दोस्तों जेट स्ट्रीम के बारे में हमने अच्छे से याद कर लेना है कि जेट स्ट्रीम क्षोभ मंडल के ऊपरी भाग में चलती है, 9 से 12 किलोमीटर के बीच चलती हैं, और ये पूर्व से पश्चिम भी चलती हैं, पश्चिम से पूर्व भी चलती हैं। पूर्व से पश्चिम चलेंगी अपने मानसून काल में, दक्षिण पश्चिम मानसून आता है उस काल के अंदर, ये मानसून की उत्पत्ति के अंदर सहायक है। जबकि जो पश्चिमी जेट स्ट्रीम है वो चलते हैं शीतकाल के अंदर, और ये भूमध्य सागर में उत्पन्न होने वाले जो चक्रवात हैं उनको भारत के अंदर लाने के अंदर ये सहायक होती है, जिन्हें हम पश्चिमी विक्षोभ के नाम से जानते हैं। जेट स्ट्रीम है ये मुख्यतः उत्तरी गोलार्ध में चलती है। क्या जेट स्ट्रीम की अक्षांशीय स्थिति है वह भाई चेंज होती रहती है ऋतु परिवर्तन के साथ में? बिल्कुल होती रहती है। क्यों? क्योंकि देखो जब दक्षिण पश्चिम मानसून आता है, यानी कि गर्मी के मौसम में ग्रीष्म काल के अंदर जेट वायुधाराएं हैं ये भारत के दक्षिण के अंदर चलती हैं, ठीक है, यानी उष्ण कटिबंध क्षेत्र में। लेकिन जब आईटीसी जेट है वह एनटीसी जेट के रूप के अंदर जब ऊपर जब विस्थापित होगा तो ये चलती है अपने भारत के कहाँ पर, भारत के दक्षिणी ओर। जबकि शीतकाल के अंदर जब पश्चिमी विक्षोभ लेके आते हैं तो इसकी दिशा उत्तर साइड में हो जाती है, और ये हिमालय यानी तिब्बत के पठार के ऊपर से चलती है, तो इसकी दिशा के अंदर भी परिवर्तन होता है। अगला हमारा, भारत में शीत ऋतु के अंदर पश्चिम विक्षोभ लाने में सहायक जेट स्ट्रीम कौन सी है? उपोष्ण पछुआ जेट स्ट्रीम। देखो मुख्य रूप से 4 जेट स्ट्रीम है, लेकिन अपने को 2 जेट स्ट्रीम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है भारत के संदर्भ में। एक तो उपोष्ण पछुआ जेट स्ट्रीम, यानी पछुआ हवाओं के साथ आती है, पश्चिम से पूर्व की ओर आती है उपोष्ण क्षेत्र में, यानी कि हिमालय के आसपास इनकी दिशा होती है पश्चिम से पूर्व की ओर। और दूसरी होती है उष्ण कटिबंधीय,
यानी उष्णकटिबंध में चलती है, यानी भारत के दक्षिण हिस्से के अंदर चलती है, पूर्व से पश्चिम की ओर, यानी जो मानसून लाने में सहायक है। तो भारत के अंदर शीत ऋतु के अंदर जो पश्चिम विक्षोभ लाती है वो जेट स्ट्रीम, उपोष्ण पछुआ जेट स्ट्रीम कहलाएगी, जबकि भारत के अंदर मानसून की उत्पत्ति के अंदर उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम सहायक है। ठीक है, और ये कुछ उपनाम है। व्यापारिक पवनों को हेडली कोशिका कहते हैं, पछुआ पवनों को फेरल कोशिका कहते हैं, और साथ में ध्रुवीय पवनों को कहते हैं ध्रुवीय कोशिका। दोस्तों ये अपना टॉपिक था चक्र और प्रति चक्रवात का, हमने बहुत जल्दी कराने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ कि आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।